हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं, बात क्या करने वाले, कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 13.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। प्रायिकता की ये पहली एक्सरसाइज है और बड़ा अच्छा चैप्टर है। बोर्ड परीक्षा में लगभग 8 नंबर के आसपास ये बनता है। तो हमने 13.1 का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से किया, जिसके अंदर हमने जो टॉपिक है इस एक्सरसाइज से संबंधित कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रतिबंधित सप्रतिबंध प्रायिकता, उस बारे में बहुत डिटेल से बात करी थी। फिर कुछ एग्जांपल्स किए थे इंट्रोडक्शन के अंदर ही, जिससे बात को समझा था। ठीक है। फिर पिछले लेक्चर के अंदर हमने 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व किए। टेक्निकल कारण की वजह से पूरा नहीं सॉल्व कर पाया, है ना। तो आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो छठे क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे और बात वही करेंगे कि 6 से 9 तक उसने कहा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता E अपॉन एफ। ये E अपॉन एफ नहीं पढ़ा जाएगा। ये इसका मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका मतलब है, इसका मतलब होगा बच्चों घटना, ठीक है ना, घटना E की प्रायिकता, घटना E की प्रायिकता, प्रायिकता यदि यदि यह ज्ञात हो, यदि यह ज्ञात हो कि घटना F, यदि ये ज्ञात हो कि घटना F हो चुकी है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला क्या होता था बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है। इस संबंध में काफी सारे सवाल किए जा चुके हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं आप पीछे से आप लोग कनेक्ट करके चल रहे होंगे, ऐसे ही कहीं से नहीं कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा लॉजिकल चैप्टर है। तो अगर आप लोग शुरुआत से करोगे, समझ के करोगे तो समझ में आएगा। बीच में से कोई कहीं भी बैठ के करने की कोशिश करेगा तो भाई साहब उसको तो बाउंसरी लगनी है, उसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है, ये मान के चलिएगा 100%। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर देखो लिखना बहुत कम पड़ता है लेकिन सोचना बहुत ज्यादा पड़ता है, और बिना सोचे आप इसमें एक लाइन नहीं लिख पाओगे। ये हो सकता है कि जैसे अन्य चैप्टर्स हैं उसके अंदर आप 1-2 लाइन लिख दो, अगर आपकी समझ में क्वेश्चन नहीं भी आ रहा फिर भी आप हाथ पैर चला लेते हो जितना थोड़ा बहुत आ रहा है। लेकिन अगर इसमें आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को तो आप लोग एक शब्द नहीं लिख सकते भाई। इस क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए एक लाइन तक नहीं लिख पाओगे, तो उसमें आपका लॉजिक अगर आपके क्लियर है तो आप आराम से लिख लोगे। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे 13.1 के सॉल्यूशन की, और क्वेश्चन नंबर 6 से बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं उसमें हमें यही निकालना है कि प्रायिकता E की प्रायिकता निकालनी जब ये पता है कि F पहले से हो चुकी है। ठीक है ना। तो तब हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बच्चों 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 3 पार्ट है, 3 क्वेश्चन मान के चलिएगा, 1, 2 और 3। मेन थीम क्या कहा गया है, हमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया है। इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, पहले मैं बता चुका हूं। हम लोगों को एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ये जो होता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसको यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। तो अंग्रेजी में मुझे ठीक लगता है, मेरे को बोला नहीं जाता वो हिंदी वाला। तो एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो एक बार सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो ये कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में पहले भी समझा चुका हूँ, क्लास 11th में तो बहुत डिटेल से समझाया था। यहां तक कि जब इंट्रोडक्शन किया 13.1 का तब भी समझाया था। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी रिजल्ट की प्रेडिक्शन आप पहले से नहीं कर सकते हो। मतलब कि आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक ऐसा परीक्षण कर रहे हैं जिसके रिजल्ट यानी कि जो परिणाम है उसका आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे कि आपने कुछ सिक्का उछाला, जब आप सिक्का उछालते हो तो आपको ये बिल्कुल नहीं प्रेडिक्शन लगा पाओगे, आप ये पहले से अनुमान नहीं लगा पाओगे कि हेड आएगा ये टेल आएगा। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और वही एक रैंडम एक्सपेरिमेंट भाई साहब ने दिया है। तो क्या कह रहा है ये कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो, पी, है ना, PEF हमें निकालना है, जहां पर E एक घटना है कि तीसरी उछाल पर हमें चित्त का मतलब हेड प्राप्त हो जाए। F एक घटना है जहां पहली दोनों उछालों में हमें चित्त प्राप्त हो यानी कि हेड प्राप्त हो। चित्त का मतलब होता है हेड। ठीक है ना। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक प्रतिदर्श समष्टि के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स बनेंगे जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं
तो बच्चों जैसे मान के चलिए सिक्का, एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, ये भी उछाला जाएगा, ये इनके बीच में और है ना, यानी कि ये भी, ये भी, ये भी, ये पहला कॉइन है, ये दूसरा है, ये तीसरा कॉइन है। तो बच्चों जब पहला सिक्का उछाला जाएगा तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी रहेंगी, कितने रिजल्ट आ सकते हैं? मान के चलो इसमें पहले में हेड आ गया, टेल भी आ सकता है, लेकिन हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं। पहले में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, और तीसरे को उछालने पर भी आपको हेड मिल गया। फिर बच्चों पहले को उछाला, हेड मिला, दूसरे को उछाला, इसमें भी हेड मिला, लेकिन लास्ट वाले में हमें टेल मिल गया। ठीक है, फिर सपोज कर लो कि पहले में हेड मिला, तीसरी बारी में इसमें आपको टेल मिला और इसमें भी टेल मिला। ठीक है, चौथी बारी में क्या मिला, तो चौथी संभावना क्या बनेगी हम लोगों की कि यहां पर बच्चों टेल हो, यहां पे भी टेल हो, यहां पे भी टेल हो। ठीक है ना, मतलब आएगा तो इनमें से कोई सा एक कॉम्बिनेशन ही, या तो ये गिरेगा या ये गिरेगा या ये गिरेगा या ये गिरेगा, इन सब कंडीशन में से। लेकिन ऐसी कंडीशन कितनी बनेगी? लगभग मुझे लग रहा है 8 बनेगी। मैं बताता हूं कैसे बनेगी। इतना क्लियर होगा आप लोगों को? अब देखो मान के चलो पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, सॉरी पहले में भी टेल आया, दूसरे में भी टेल आया, तीसरे में हेड आ गया। ठीक है ना, और बच्चों पहले में टेल है, इसमें सपोज कर लो हेड आ गया, इसमें भी आपका हेड आ गया। ठीक है, अब कौन सा कॉम्बिनेशन बचता है? देखो एक बचता है हमारे पास में, अगर यहां पर टेल है, यहां पर हेड आ जाए और यहां पर टेल आ जाए, और एक बचता है अगर यहां पर हेड हो, यहां पर टेल हो, यहां पर हेड हो। तो यही पॉसिबल कंडीशंस बनेगी। देखो रिपीट नहीं हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही इनमें से कोई एक रिजल्ट, या तो एक रिजल्ट ये बनेगा, या बच्चों ये बनेगा, या फिर ये आएगा, या फिर ये आएगा, या फिर ये रिजल्ट मिलने वाला है, या फिर ये रिजल्ट, या फिर ये, और या फिर ये। तो इसका मतलब जो प्रतिदर्श समष्टि होगी, सैंपल स्पेस होगी इस क्वेश्चन के लिए, तो इस सैंपल स्पेस जो बनेगी इस क्वेश्चन के लिए वो एस बन जाएगी। किस तरीके के पॉइंट्स, किस तरीके के प्रतिदर्श बिंदु बनेंगे कि सर हेड 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 आ जाए, पहला ये बन गया, फिर हेड हेड टेल आ जाए, दूसरा ये बन गया, फिर आपका हेड टेल टेल आ जाए, आपका ये बन गया, फिर आपका टेल 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 हो जाए, टेल 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 हो जाए। ठीक है ना, या फिर आपका टेल टेल हेड हो जाए, ये कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं मैं। फिर आपका सपोज कर लो कि टेल हेड हेड हो जाए। ठीक है, और अगर हमारे पास में और फिर आ जाए टेल हेड टेल आ जाए, और या फिर हेड टेल हेड आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये पॉसिबल यानी कि संभावित रिजल्ट ये बनेंगे, या तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, जैसे ही हम प्रतिदर्श समष्टि को अगर लिख पा रहे हैं तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि प्रतिदर्श समष्टि के एलिमेंट्स को आप हर क्वेश्चन में लिख नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा आपको अपना लॉजिकल माइंड यूज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना, कोई बात नहीं, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट में क्या कहा गया है कि ई जो है एक ऐसी इवेंट है, ई जो है एक ऐसी इवेंट है जिसमें तीसरी उछाल पर चित प्राप्त हो। अब तीसरी उछाल पर चित कहां मिल रहा है आपको? लास्ट वाली उछाल पर चित मतलब हेड, जैसे एक तो इसमें मिल जा रहा है, फिर बच्चों हमारे पास में एक इसमें मिल जा रहा है, और आप देखो एक इसमें मिल जा रहा है और एक इसमें मिल जा रहा है। तो 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 4 रिजल्ट ऐसे हैं, एच 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 कोमा, फिर टी टी एच कोमा, फिर बच्चों टी एच एच कॉमा, फिर बनेगा एच टी एच। ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्ट बनेंगे आपके ई के लिए। किसके लिए? ई के लिए। अब हमें अगर ध्यान दें, पहली दोनों उछालों पर चित यानी कि हेड प्राप्त, तो ये एफ इवेंट है। तो एफ इवेंट का मतलब कितना बनने वाला है बच्चों? क्या कहा गया? पहली दोनों उछालों पर हेड, पहली दोनों उछालों पर हेड। तो पहली दोनों उछालों पर हेड इस प्रतिदर्श समष्टि के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट है जिसमें दो पहले एच एच आ जाए, एच एच आ जाए, जैसे कि एक तो ये हो गया, ये हो गया, और मेरे बच्चों और नहीं है, केवल 2 ही है। उसने कहा ना पहली दोनों उछालों पर चित हो, तो मतलब हमें मिल जाएगा बेटे हेड हेड हेड, एक पॉइंट मिल जाएगा ये, और एक बन जाएगा हेड हेड और टेल। ठीक है ना, तो हमारी दोनों की दोनों इवेंट जो घटनाएं हैं वो क्लियर दिखाई दे रही हैं इस समय। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ ऑलरेडी अकर, है ना। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन
एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा दोनों का। तो ई इंटरसेक्शन हमारे पास जो एफ आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन चीज एक एलिमेंट चाहिए है और बस यही एलिमेंट है, तो एच एच और एच वाला हमारा एलिमेंट एक ही आया। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालूंगा तो उसका सीधी सीधी बात है, इसको कैसे निकाला जाएगा, जो हमारा क्लास 10th का फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्लास 10th का फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस में कितने बनेंगे। तो यहां से आप देख लोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ बच्चों कितने बन रहे हैं, 1 बन रहा है। तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 8, तो 1 अपॉन 8 आ गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस। तो एफ के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2, 2 अपॉन एस के अंदर 8 है। तो बच्चों ये आ गया। हमें जो निकालना वो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली है 1 अपॉन 8 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 6 का, है ना, जरा आंसर सीट पे भी नज़र बना के आप लोग रखने आपको चाहिए, है ना, तब आप लोग अच्छा फील कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज 13.1 का ये 6 का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं, 13.1 के 6 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 6 का फर्स्ट पार्ट 2 अपॉन 3 से नहीं यार, 6 का फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन 2, कितना है बच्चों, 1 अपॉन 2, क्लियर हो गया। तो आप लोग फटाफट से इसको नोट करें, मैं चलता हूं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को क्या कहा गया है, तो क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट तो एक ही है तो उसकी जो हमारी सैंपल स्पेस है वही काम करने वाली है, ठीक है ना। सैंपल स्पेस जो है वही काम करने वाली है बच्चों, बस इवेंट्स बदलेंगी। अब क्या बदलेंगी, इवेंट। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो ई क्या है, इवेंट ई इज व्हाट, हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। इवेंट ई क्या है, कह रहा है कि सर न्यूनतम 2 चित हो, न्यूनतम का मतलब मिनिमम 2 चित आ जाए, 2 चित का मतलब 2 हेड आए। तो मिनिमम 2 हेड का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा 3, ज्यादा से ज्यादा तो 3 भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 2 से कम नहीं होने चाहिए, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये नहीं है इसमें एक है ना, और ये भी आ जाएगा बच्चों, और आपके पास में ये भी आ जाएगा। तो 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे कि एक तो आ जाएगा हेड 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 आ जाएगा, और बच्चों एक आ जाएगा हेड हेड टेल आ जाएगा, और एक आ जाएगा बच्चों टेल हेड हेड, है ना, और लास्ट में आ जाएगा हेड टेल और हेड। तो पॉसिबल रिजल्ट ये बन जाएंगे आपके पास में ई के। फिर कह रहा अधिकतम एक चित हो, अधिकतम एक चित हो, ठीक है ना। तो बच्चों एफ जो होगा अधिकतम एक का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक है, ज्यादा से ज्यादा एक हो, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो केवल एक हेड वाले देखो, एक हेड वाले जिसमें एक एच है केवल, जैसे कि ये वाला हो गया बच्चों और ये वाला हो गया, केवल 2 ही ऐसे हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा टी टी है, टी टी एच कोमा, और आपके पास में टी एच टी। तो ये पॉसिबल रिजल्ट आपके बन गए, क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग वही काम करेंगे, सबसे पहले बच्चों ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ निकाल लेंगे, है ना, ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ निकाल लेंगे क्योंकि कंडीशनल प्रॉपर्टी निकालनी है हमें। तो इन दोनों में कॉमन के क्या चीज है बच्चों, कॉमन है कुछ, इन दोनों में कुछ कॉमन है, मुझे नहीं लगता कुछ कॉमन है इनमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 हो गया कॉमन, कुछ कॉमन है ही नहीं इनके बीच में, ठीक है ना। इनके बीच में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। एक मिनट में चेक कर लेता हूं बेटा, 13.1 का आंसर पीछे की तरफ चले जाएं चले जाएं चले जाएं चले जाएं चले जाएं, तो सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर हम एक मिस्टेक कर रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं, देखो अधिकतम एक चित हो, अधिकतम एक चित का मतलब एक चित आए,
ऐसा हो सकता है एक भी चित ना आए, मतलब एक भी हेड ना आए, तो ऐसे एलिमेंट भी इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे जिसमें हेड है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लिया ना हमने, नहीं देखो शुरू से लिखते हैं, शुरू से लिखते हैं। उसने कहा है कि एफ के अंदर है अधिकतम, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम एक हेड हो, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम हो सकता है, नहीं जीरो भी हो सकता है। तो एक हेड वाला कौन कौन सा हो सकता है बच्चों? एक तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर हेड नहीं है भाई, वो ये तो कह रहा है अधिकतम, अधिकतम एक, कम से कम तो ना भी हो तब भी चल जाएगा। फिर बच्चों ये भी आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक है, ये नहीं आएगा, ये भी आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक है, और ये भी, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो रिजल्ट्स आएंगे, कितने रिजल्ट आएंगे बच्चों? एक तो आ जाएगा एच टी टी जिसके अंदर एक हेड है, टी 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 यानी कि जिसके अंदर एक भी हेड नहीं है, फिर टी टी एच भी आ जाएगा, ठीक है ना, और एक आ जाएगा बच्चों टी एच टी, टी एच टी, है ना, क्लियर है। अब आपको देखने को मिलेगा कुछ कॉमन। पहले मैं ये सोच रहा, मैं एक्सपेरिमेंट गलत, मैंने इसके बारे में थोड़ी सी गलत धारणा बना ली थी। तो अगर इंटरसेक्शन देखा जाए तो कौन सा इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है ना, कौन सा इंटरसेक्शन आएगा आपके पास में एफ के लिए, ठीक है, अधिकतम एक एच हो जाए, अधिकतम कितने एच हो जाए? एक एच हो जाए, ठीक है, टी एच टी भी आ गया, और भी छूट गया गैस में, अधिकतम, अधिकतम एक एच आ जाए। एक मिनट भैया, चले बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को लेकर बहुत परेशान हो चुका हूं यार। अभी मैंने थोड़ा सा देखा तो हिंदी की किताबों में यहां पे लिखा अधिकतम एक चित, लेकिन मैंने अभी जो नई एनसीईआरटी बुक आई है इंग्लिश वाली, तो उसमें मैंने देखा बच्चों, और आंसर भी पीछे उसी के हिसाब से दिया गया है कि यहां पर अधिकतम एक नहीं, अधिकतम दो चित की उसने बात करी है, तभी तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है मेरे। तो अधिकतम दो का मतलब हो गया, अधिकतम दो का मतलब एक वाले तो हमने लिख ही दिए हैं, तो दो वाले भी हमें उठाने पड़ेंगे, जैसे कि ये वाला भी आ जाएगा, फिर इसके अंदर आपके पास में बच्चों ये वाला भी आ जाएगा, और आपके पास में बच्चों ये वाली भी, जिसमें दो हेड आएंगे। तो ऑलमोस्ट, तो इसके अंदर कौन कौन से आ गए भैया? मैं दोबारा से करता हूं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था क्योंकि यार इसमें मिस प्रिंट है, आप लोग ठीक कर लो। पुरानी, अगर किसी के पास पुरानी किताब होगी तो यहां पर एक लिखा है, तो लेकिन यहाँ पे दो हेड करना है, तब जाके आंसर मिलेगा। मैं इसी चीज को लेकर के काफी समय के लिए परेशान रहा अभी। तो बच्चा कौन कौन से आ जाएंगे मैं दोबारा से लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। उसने कहा है कि अधिकतम दो चित, अधिकतम दो चित का मतलब है दो या दो से कम। तो जैसे कि दो वाला एक ये हो गया, फिर आपके पास में एक वाला भी आ जाएगा क्योंकि अधिकतम दो कहा है ना, अधिकतम दो का मतलब है दो, एक भी तो हो सकता है, या तो एक हेड हो या दो हेड हो, वो सारे आ जाएंगे। फिर बच्चों हमारे पास में आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा अधिकतम दो हेड, कम से कम ना भी हो तब भी चल जाएगा, ये भी आ जाएगा फिर, है ना, जीरो भी तो हो सकता है भाई, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम ये है, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो इसका मतलब ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और बच्चों ये भी आ जाएगा, प्यारे बच्चों ये भी आ जाएगा, प्यारे बच्चों ये भी आ जाएगा, और प्यारे बच्चों ये भी आ जाएगा। तो हमारे पास केवल तीन हेड वाली कंडीशन नहीं आएगी, बाकी सारी आ जाएंगी। तो एच एच टी आ जाएगा, कोमा एच टी टी आ जाएगा, ठीक है बच्चों, और बच्चों हमारे पास में एच टी टी आ गया, फिर टी 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 आ जाएगा, और फिर बच्चों टी टी एच आ जाएगा, फिर आपके पास में टी एच एच आ जाएगा, और बच्चों टी एच टी आ जाएगा, और आ जाएगा एच टी एच आ जाएगा। तो ये पॉसिबल जो है आउटकम्स रहेंगी इवेंट, है ना, पॉसिबल रिजल्ट्स रहेंगे इवेंट एफ के। तो अब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ, तो दैट इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन के अंदर एक ये आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि ये यहाँ पे रखा, और एच एस टी हमारे पास में कहाँ है, ये वाला हो गया, कॉमन हो गया एच एस टी, ठीक है, ओके कोमा। फिर देखो एच टी टी है ऊपर, नहीं है एच टी टी, टी 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 है, नहीं है, टी टी एच है, टी टी एच है, टी टी एच है, टी टी एच, टी टी एच नहीं है, ठीक है ना।
THH है, बिल्कुल है, THHEO है, THH है, तो आ जाएगा THH, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर देखो HTH है, हाँ HTH है, HTH है, HTH हमारे पास में है, बस यही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F, जो बराबर होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस S। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 एंड 3, दिस इज 3 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपॉन 8, अपॉन कितना आ जाएगा, ये तो आ ही गया ना, 3 अपॉन 8, 3 अपॉन 8 आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बनेगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस S, दैट इज इक्वल टू F के अंदर कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ये आ गया 7 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये आ गया 8, ठीक है ना, ये आ गया आपका 8। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाल ली है E ओवर F इज इक्वल टू, E ओवर F इज इक्वल टू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है बेटे, 3/8 अपॉन 7/8, 8 से 8 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3/7। आंसर सीट में चेक कर लो पीछे, और करेक्शन जरूर कर लें इस क्वेश्चन के अंदर, आप प्लीज इसको करेक्शन जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 3/7 आपका आंसर आ जाएगा, सेकंड कौन से पार्ट का, हाँ 6 का सेकंड पार्ट। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, किसकी बात करते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, थर्ड पार्ट में बहुत ध्यान से E और F को देखिएगा। कह रहा अधिकतम, मैं एक बार चेक कर लेता हूं यार, नहीं तो मैं सब बाद में परेशान हो जाता हूं, मैं फिर मैं नई किताब के अंदर चेक कर लेता हूं। अधिकतम 2 टेल, बिल्कुल ठीक बात है, एटमोस्ट, एटलीस्ट 1 टेल, न्यूनतम 1, यहां पर बेटे 1 है, यहां पर भी करेक्शन होगी इसके अंदर। F में जो करेक्शन होने वाली है, मैं ये नई किताब की बात कर रहा हूं जो मेरे हाथ में है, पुरानी किताब में यहाँ 2 लिखा है, तो लेकिन यहां पर कितना होगा, 1, मतलब न्यूनतम 1, कम से कम 1 टेल, ठीक है ना, कम से कम 1 टेल, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, इसमें न्यूनतम 1 है या 2 है, 2 है। तो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा इस थर्ड पार्ट के लिए इवेंट E के एलिमेंट्स क्या बनेंगे, ध्यान से देखो। कह रहा है अधिकतम 2 पट चाहिए, अधिकतम क्या चाहिए, 2 पट, यानी 2 टेल चाहिए, अधिकतम 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, भले 2 से कम हो जाए, यानी कि जो 1 टेल वाला है वो भी आ जाएगा, 2 टेल वाले हैं वो भी आ जाएंगे, और जिनके अंदर टेल नहीं है वो भी आ जाएंगे। तो मतलब मैं चिन्ह लगा दूंगा, पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से आएंगे। बिल्कुल टेल नहीं है, ठीक है, ये भी आ जाएगा, 1 टेल वाला भी आ जाएगा, फिर आपके पास में 2 टेल वाला भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या अधिकतम 2 टेल, 3 टेल वाला नहीं आएगा, है ना, ये भी आ जाएगा 2 टेल वाला, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और बच्चों ये भी आ जाएगा। तो इसके अंदर जो एलिमेंट बनेंगे बच्चों, वो बनेंगे HHH, HHT, HTT, बस एक ही नहीं आएगा हमारे पास में, ये वाला, फिर TTH, फिर आपके पास में THH, फिर आपके पास में THT, फिर आपके पास में HTH, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को, क्लियर है, ठीक है। F इवेंट के अंदर कहा गया है कम से कम 1, अधिक से अधिक सब आ सकते हैं। F के अंदर कम से कम 1, कम से कम 1 वाले का मतलब ये हो गया बच्चों, ध्यान से सुनो, कम से कम 1 वाले के अंदर ये वाला आ जाएगा, कम से कम कहा है 1, तो 2 भी तो आ सकते हैं, तो ये भी आ जाएगा, 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 तो केवल HHH वाला हटेगा, बाकी सब आ जाएंगे, मतलब HHT आ जाएगा, फिर आपके पास में HTT आ जाएगा, फिर आपके पास में TTT आ जाएगा, कम से कम 1, कम से कम 1, अधिक से अधिक कितने भी आ सकते हैं, ठीक है ना, कम से कम 1 चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा TTH आ जाएगा, फिर
THH आ जाएगा, ठीक है, फिर THT आ जाएगा बच्चों, और फिर HTH आ जाएगा, ठीक है ना आपके पास में। तो अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन निकालूं तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, तो ये तो कॉमन नहीं है, HST इसके अंदर है, ये और ये हो गया, ठीक है, HTT भी है, ठीक है, TTT नहीं है, TTH भी है, THH भी है, THT भी है, और लास्ट वाला भी है। तो इसका मतलब ये कॉमन बनेंगे हमारे पास में, कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये बन जाएगा इंटरसेक्शन के अंदर HST HTT TTH एंड THH, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बनेगा THT और HTH, ठीक है ना, ये तो बनेंगे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ PE इंटरसेक्शन F निकालोगे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन 8 आ जाएगा, ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ F अगर हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अपॉन 8, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F, यानी कि E है ना, F के बाद कौन सी घटना हो रही है, E, तो यह आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। इस फॉर्मूले को तो आप अच्छे से कंटेस्ट कर चुके होंगे, याद कर चुके होंगे, तो इसकी वैल्यू है 6 अपॉन 8 अपॉन 7 अपॉन 8, तो 8 से 8 कैंसिल, 6 अपॉन 7 जो है बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 6 अपॉन कितना आंसर आ जाएगा 6 अपॉन 7। तो थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है, और इन चीज़ों को थोड़ा सा खुल के आप समझोगे तो दिमाग की एक्सरसाइज बढ़िया हो जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप लोग तब तक इस लेक्चर को पॉज करिए और नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट से। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी कुछ इसी तरीके के सवाल है। तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा है वो क्या है कि दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो उसको फील करो, दो सिक्के अपने हाथ में लिए ऐसे करके उछाल दिए आपने, ठीक है, तो क्या पॉसिबल रिजल्ट होंगे उसको सैंपल स्पेस के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है ना। या तो ऐसा होगा कि दोनों सिक्कों पर हेड हेड आ जाएगा, भाई जब आप दो सिक्कों को एक बार उछालोगे तो दोनों सिक्कों पे हेड हेड आने की संभावना, हेड मतलब चित हिंदी में कहते हैं, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए, ये दोनों पे टेल आ जाए। तो ये पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं जब हम ये रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, तो ये पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। अब इस सैंपल स्पेस के आधार पर हमें दो क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि जो सर इवेंट ई है, वो कह रहा है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर तो पट प्रकट होता है। तो एक सिक्के पर पट प्रकट होने का मतलब क्या है कि जिनमें पट आ रहा है, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाए, जहां पर पट आ रहा है HT, ये वाला पट आ रहा है, ये वाला भी है ना, और TH, एक पे केवल, दोनों पे नहीं, केवल एक पर। F में कह रहा है सिक्के पर, एक सिक्के पर चित प्रकट होता है, तो F के अंदर कहा गया है केवल एक सिक्के पर हेड आए। तो सीधी सी बात है, ये सेम कंडीशन हम लोगों को मिलेगी, ठीक है ना, सेम कंडीशन हमें मिलेगी भाई, यही तो मिलेगी भाई, एक चित आए एक पट आए तो यही बनेगी। तो अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा, E इंटरसेक्शन ऑफ F इज इक्वल टू, वो सेम आ जाएगा HT, TH, ठीक है ना। तो अब अगर मैं चाहूं तो यहां से तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इज व्हाट 2, एंड देयर इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन F इज इक्वल टू 2। यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 2। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E ओवर F का मतलब क्या होगा, है ना,
फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों, 2/4, दैट इज 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हम निकालेंगे एफ, तो हमारे पास में आ जाएगा सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो एफ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2/4, दैट इज 1/2 आ जाएगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ओवर एफ, यानी कि घटना ई की प्रायिकता जब एफ पहले से हो चुकी हो तो आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास में 1/2 अपॉन 1/2, दैट इज इक्वल टू 1। तो यानी कि ये तो 100% घटना घटित होगी, आंसर आ जाएगा 1 आपका। 7th के अंदर फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1। ठीक है आपके सामने। अब इसके सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, दिस इज व्हाट, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से शुरू करो। अब बात करता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि कोई टेल प्रकट नहीं होता, तो इवेंट ई कैसे लिखी जाएगी फिर, कि ऐसे एलिमेंट जिसमें टेल नहीं आएगा। तो टेल नहीं आने वाला कौन सा है बच्चों, ये है केवल, जिसमें हेड हेड आ जाएगा। ठीक है, एफ के अंदर क्या कहा गया है कि कोई हेड प्रकट ना हो, तो अगर हेड प्रकट नहीं होगा तो इसका मतलब हमारे पे टेल टेल आ जाएगा, तो टेल और टेल। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें एफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर देखें तो 5 आ जाएगा, बेसिक सी बात है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई वो 1 रहेगा, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इंप्लाइज का निशान लगाना, बराबर नहीं लगाना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको, यहाँ पे क्या इधर दिखा देते हैं, यहाँ से आप लोग बच्चों, ये जगह बहुत है आज, यहाँ पे देखेंगे। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, ठीक है, इसमें तो क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ जब 5 होता है तो मतलब क्या होता है, 0 होता है ना, 0 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो देखो ध्यान दो, इसकी वैल्यू 0 है ना, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 4 है, तो ये कट गया, तो 0/1 इज व्हाट, 0 आ जाएगा। तो यानी सेकंड पार्ट की जो आंसर है, सेकंड पार्ट का जो आंसर है बच्चों, ये घटना बिल्कुल घटित नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना तो कोई चीताए ना कोई फटाए, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। भाई उसकी बात को ही समझ लो ना, वो कहना क्या चाह रहा है, वो बात ही उल्टी कर रहा कि भैया फेंक रहे हम 2 सिक्कों को, तो ऐसी प्रायिकता निकालो कि ना तो चित मिले ना फट मिले। ऐसा होगा ही नहीं भाई, जब गिरा सिक्का तो या तो हेड होगा या टेल होगा, आएगा जरूर कुछ ना कुछ। तो 0 प्रायिकता का मतलब घटना घटित बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। और 8वें क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सर सैंपल स्पेस हर एक क्वेश्चन में लिख पाना, मतलब लिख तो पाओगे लेकिन बड़ा कठिन काम हो जाएगा, समय बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा आपके लिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए उसने क्या कहा है, उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट उसका ये है कि एक पासे को वो 3 बार फेंक रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे, पासा मतलब जो डाइज होता है, और एक पासा हम लोग अगर जब इसको पहली बार फेंकते हैं, फर्स्ट टाइम फेंकते हैं, तो कितने रिजल्ट आते हैं बच्चों, टोटल रिजल्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 आते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, टोटल रिजल्ट कितने आते हैं, 6 रिजल्ट आते हैं। कितने आते हैं, 6 रिजल्ट, 6 रिजल्ट आते हैं। दूसरी बार फेंकेंगे तब भी 6 रिजल्ट आएंगे। 6 रिजल्ट का मतलब है या तो फेंकने पे ऊपर 1 आएगा, 2 आएगा, क्योंकि पासे के ऊपर कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, जो लूडो का गिट्टा है ना। और फिर जब हम इसी पासे को तीसरी बार फेंकेंगे तब भी रिजल्ट कितने आने की संभावना है बच्चों, 6 आने की संभावना है। तो चूंकि ये भी है और ये भी है और ये भी है, तो टोटल आपके पास में रिजल्ट जो होंगे, टोटल रिजल्ट जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 × 6 × 6, यानी कि 36 छिके 216, टोटल 216 एलिमेंट बनेंगे प्रतिदर्श समष्टि के अंदर।
तो बच्चों उसको लिखना बड़ा अच्छा, मतलब आसान नहीं है, समय लगेगा। लिखोगे कैसे? लिखोगे कैसे? अगर आप कोशिश करने लगो प्रतिशत समष्टि को लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे? सर कहोगे सर पहले में 1 आ गया, दूसरे में 1 आ गया और तीसरे में भी 1 आ गया। फिर आप लिखोगे सर कि पहले में 1, दूसरे में 1, इसमें 2 आ गया, फिर 1 1 3 आ गया, फिर 1 1 4 आ गया, ऐसे करके आप लिखते जाओगे और ऐसे करने में आपको बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोग एक थोड़ा सा और अपने दिमाग को अच्छा बनाते हैं। और किस तरीके से लिखते हैं? हम लिखते हैं सर एस जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x, y, z टाइप के एलिमेंट है, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना। जबकि x, y और z ये तीनों कहां से आएंगे? ये सर एक सेट में से आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू कहां से आएगी आपके सामने? इस सेट से आएगी। तो हम लोग यहां पर बहुत बड़ा सेट ना बना करके एलिमेंट वाइज, है ना, तो हम लोग इस सेट को ऐसे लिख सकते हैं। ये बात अलग है कि आपको क्लियरिटी नहीं नजर आ रही कि सर कौन कौन से, क्योंकि घटनाओं से भी हमें थोड़ी बातचीत करनी है, वो हो जाएगी, तनाव नहीं लेना है। तो सैंपल स्पेस को आप बहुत बड़ा सैंपल स्पेस 216 मेंबर्स का, 216 सदस्यों का एक सेट बनाना बड़ा भारी काम है और उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, अटक जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको इस तरीके की चीजें भी अपने माइंड में सोचनी पड़ेंगी कि हमारा जो सैंपल स्पेस है उसमें एक्स वाई जेड 3 टाइप के एलिमेंट होंगे। जहां पर एक्स वाई जेड क्या रहेगा बच्चों? जहां पर एक्स वाई जेड आपके पास में कहां से आएंगे? इट विल कम फ्रॉम द सेट ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6। भाई एक्स की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, जेड की वैल्यू भी इनमें से कुछ भी हो सकती है। और साथ ही साथ देख लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज 216। वो मैंने बता दिया आपको कैसे ये आया है, ठीक है। क्योंकि ये भी आपको पता है, हमने एक करमचे संचय में भी सीखा था 11वीं में कि अगर किसी काम को, है ना, किसी काम को मान के चलो, एक काम पहला काम है उसको हम 6 तरीकों से कर पा रहे हैं, फिर दूसरे काम को हम 6 तरीकों से कर पा रहे हैं, तीसरे काम को हम 6 तरीकों से कर पा रहे हैं, तो पहले और दूसरे और तीसरे को टोटल कितने तरीकों से हम कर पाएंगे? तो अगर इनके बीच में और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, क्या करा जाता है? और पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कामों को करा जाए तो कितना तरीका? तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे सर, 36 छिका 216, 216 टाइप से। जोड़ना नहीं है। जोड़ना किस केस में होता है कि या तो पहला काम हो जाए या दूसरा काम हो या तीसरा, तीनों में से अगर एक काम होगा फिर हम लोग यहाँ पे प्लस लगाते हैं। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसके अंदर? सैंपल स्पेस के अंदर बच्चों कितने रहेंगे? 216 रहेंगे। अब इवेंट ई की बात करते हैं बच्चों। थोड़ा इवेंट ई को खोल के मैं बताना पड़ेगा। इवेंट ई को हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तो क्योंकि तभी हम लोग बात कर पाएंगे। क्योंकि हमें निकालना क्या है? हमें सर वही निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ओवर एफ, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या कहा है? तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो। जब हम सिक्के को उछाल रहे हैं तो पहली 2 उछालों का कोई मैटर नहीं है, लेकिन तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो, तो वो किस तरीके से प्रकट हो सकती है बच्चों? वो हो सकती है कि पहले सिक्के पर 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, तीसरे पे 4 आ जाए। क्लियर है आप लोगों को? फिर यहां पर पहले सिक्के पे 1 हो, दूसरे पे 2 हो और तीसरे पे 4 तो फिक्स है। तो उसने कहा ना कि तीसरी उछाल पर 4 होना चाहिए, तो 4 है। पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए। ऐसे ही बच्चों फिर 1 4 4 हो जाए, फिर 1 5 4 हो जाए और बच्चों 1 5 6 और 4 हो जाए। ये बात आपको समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा? दूसरा कॉम्बिनेशन कि सर पहले सिक्के पर 2 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर आपके पास में 2 2 और 4 आ जाए, फिर 2 3 और 4 आ जाए। ये समझ रहे हो ना मैं कैसे लिख रहा हूं? पहले सिक्के पर 2, पहले उछाल में 3 बार फेंका गया ना, पहले उछाल में 2, दूसरे उछाल में 3 और तीसरे उछाल में 4, जो कि वो कह रहा है इवेंट टी के अंदर। तो यहां पे आ जाएगा सर फिर 2 4 4 और आपके सामने बेटे 2 5 4 और यहां पे आ जाएगा 2 6 4, ठीक है।
तो अब हम देखेंगे नीचे की तरफ 3 1 4 3 2 4 3 3 4 और बच्चों 3 4 4 और बच्चों 3 5 4 और बच्चों 3 6 4। फिर आ जाएगा आपका 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4। ठीक है, ओके। फिर 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 और 5 6 और 4। फिर 6 1 4 6 2 4 और बच्चों 6 3 4 और 6 4 4 और 6 5 4 और 6 6 4। तो पॉसिबल यही हमारे इवेंट ई के रिजल्ट आपको बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 एंड 6 6 6 जा 36। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई इज व्हाट 36 आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एफ के बारे में। किसके बारे में बच्चों? एफ के बारे में। तो इवेंट एफ क्या है? इवेंट एफ क्या है? इवेंट एफ क्या है? एक मिनट। तो बच्चों इवेंट एफ देख लेते हैं क्या है। इवेंट एफ के अंदर इवेंट एफ में क्या है कि पहली दो उछालों पर 6 और 5, पहली दो उछालों पर 6 और 5। तो इसके अंदर किस तरीके के एलिमेंट्स बनेंगे बच्चों, मैं बताता हूं आपको कि 6 5 तो पहली दो उछालों पर आ गया, तीसरी उछाल पे 1 भी आ सकता है। फिर 6 5 2 6 5 3 और 6 5 4 6 5 5 और बच्चों 6 6 और 6। क्लियर है? ये एलिमेंट बन जाएंगे आपके एफ के। ठीक है ना, ये एलिमेंट बन जाएंगे आपके एफ के। तो आप देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट एफ कितने बन जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट बन जाएंगे। तो अब इजी है। तो सबसे पहले आप निकालिए ई इंटरसेक्शन एफ, निकालिए जरा पहले। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब इसके अंदर और उसके अंदर कॉमन क्या है। तो सीधी सी बात है 6 वाले में आ जाओ सीधा, क्योंकि 6 5 1। तो 6 क्योंकि शुरुआत में सब में 6 6 6 है, तो इसमें लास्ट वाली लाइन में ही कॉमन मिलेगा। तो 6 5 वाला यानी कि 6 5 4 एक ही एलिमेंट है केवल, 6 5 4 ही है और तो नहीं है ना। 6 5 4 तो इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगा 6 5 4, केवल एक एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है सर कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1। तो आप पहले निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 216, क्योंकि हमने देख रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस में 216 है। फिर बच्चों निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो 6 अपॉन 216, क्योंकि इसके अंदर कितने थे 6 थे। तो हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, घटना ई की प्रायिकता जब एफ पहले से हो चुकी होगी। तो आ जाएगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये दोनों चीज़ें मैं निकाल चुका हूँ, 1/216/6/216, तो ये कट जाएगा। तो 1/6 जो है आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखो इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को, सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स की कोई हमें जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटे 9th क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को मैं आपके सामने अभी अभी उतार देता हूं। ठीक है, आप लोग तब तक अपनी एनसीईआरटी किताबों में पढ़ें।
कि भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं 9th क्वेश्चन वाले। उसने कहा कि एक पारिवारिक चित्र में, ठीक है ना, 9th क्वेश्चन के अंदर कहा है कि एक पारिवारिक चित्र है, कोई फैमिली पिक्चर्स है ना, फैमिली पिक्चर है, पारिवारिक 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 है ना, चित्र में कौन कौन है बच्चों? माता है, ठीक है, माता है, पिता ना, माता है और फिर पिता है और बेटे पुत्र है, क्या है? पुत्र है, ठीक है ना, पुत्र रैंडमली खड़े हैं, यादृच्छा का मतलब रैंडमली खड़े हैं, है ना, खड़े हैं, ठीक है ना। तो उसने ये बात कही है कि इवेंट ई जो है, घटना ई क्या है कि पुत्र के एक सिरे पर खड़ा होना है, एक सिरे पर खड़ा है। अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो। एंड द इवेंट एफ इज व्हाट? इवेंट एफ क्या है? पिता मध्य में खड़ा है, पिता जो है बीच में खड़ा है, पिता मध्य में खड़ा है, ठीक है ना। तो आपको फिर वही काम करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ओवर एफ निकालनी है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो सबसे पहले तो हम इसकी सैंपल स्पेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हल करते समय बच्चों इसकी सैंपल स्पेस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, माता को मैं एम से लिख लेता हूं, मदर, पिता को मैं एफ से लिख लेता हूं, फादर, और पुत्र को मैं सन से लिख लेता हूं, एस। तो मैंने नोटेशन दे दी, माता एम है, पिता एफ है और पुत्र एस है। तो बच्चों क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपको पता है? क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि एम है, एफ है, एम है, माता है, पिता है और बेटा है। कुछ इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप इजीली कंफ्यूजन होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि पहले माता खड़ी रहे, माता आ जाए पहले, फिर फादर आ जाए और फिर सन आ जाए, एमएफएस। पहले नंबर पे माता खड़ी हो, बीच में पिता खड़ा हो, साइड में एस खड़ा हो, यानी बेटा खड़ा हो। फिर यहां से अभी हमने कहां शुरू करा, 1, तो ये बन गया एम देखो एम एफ एस बन गया, फिर एफ एस एम भी बन जाएगा कि फादर साइड में हो गया, बच्चा साइड सेंटर में आ गया, मदर कोने पे आ गई। फिर ऐसा हो जाएगा कि बेटा साइड में आ गया, मदर बीच में आ गई और फादर साइड में आ गए। मतलब मैं यहां से बना रहा हूं आपको एक एक बार। पहले आपने लिया एम एफ एस, क्लियर हो गया, फिर यहां से शुरू करो दूसरे नंबर पे एफ एस एम, क्लियर है, फिर यहां से शुरू करो एस एम एफ, हो गया काम। तो हमारे 3 कॉम्बिनेशन बने। आप कहोगे सर और कोई कॉम्बिनेशन बनेंगे? नहीं बन सकता है एक और। अगर इस चक्र को हम थोड़ा अब रिवर्स घुमा दें, क्या करते हैं रिवर्स, इधर से ऐसे करके, कैसे एक कॉम्बिनेशन बनेगा, मदर सन और फादर के, माता साइड में, बच्चा बीच में, फादर साइड में। देखो पीछे कहीं आया ही नहीं है, ठीक है ना। फिर आपके सामने बच्चों एक बनेगा, सन साइड में आ गया, फादर मिडिल में आ गया, मदर लास्ट में आ गई, और लास्ट में बनेगा एफ एम एस, एफ एम और एस। तो यही सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स बनने वाले हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अब इवेंट ई को जरा आप देखिए क्या है, इवेंट ई के अंदर क्या क्या आएगा। वो कह रहा पुत्र के एक सिरे पर खड़ा होना। तो पुत्र जो है कॉर्नर पे खड़ा है, साइड में खड़ा है। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस बने जहां सन या तो इधर है या इधर है, बीच में नहीं है ना, इधर है या इधर है। तो जैसे कि पहला तो ये बन गया, यहाँ तो मिडिल में एक, दूसरा ये बन गया, यहाँ भी मिडिल में है, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया। तो ई के अंदर तो आ जाएगा एम एफ एस कोमा एस एम एफ कोमा एस एफ एम कोमा एफ एम एस, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन 4 बने। तो यहां से आप देख लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर क्लियर दिख रहे हैं। इवेंट एफ का मतलब क्या है सर?
कि पिता बीच में है, तो पिता बीच में कहाँ कहाँ है, पिता बीच में कहाँ कहाँ है, जज करो। एक तो इसमें पिता बीच में आ रहा है और एक यहाँ पे, सिर्फ दो ही जगह रखा है। इसका मतलब MFS कोमा SFM है ना। तो यहां से आप देखोगे, यहां से आप देखोगे, चाहो तो ऐसे ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, आपके सामने। ठीक है, एक बार ऊपर लिख भी देना कि माना हम यहाँ पे एक बार जब क्वेश्चन करोगे लिख देना कि माता को मैंने रिप्रेजेंट करा है बच्चों F से, और पिता को रिप्रेजेंट करा है बच्चों मैंने, अरे इसको M से और इसको F से, और जो पुत्र है, पुत्र को रिप्रेजेंट किया है मैंने S से। तो ये ऊपर लिख भी देना एक बार, ताकि आपको क्वेश्चन वाला चेक करते हुए आइडिया लगा ले कि आपने कैसी चीजें इस्तेमाल करी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालो E इंटरसेक्शन F निकाल लो। अब इसके अंदर कॉमन क्या है, एक एलिमेंट तो यही कॉमन हो गया और एक एलिमेंट ये भी कॉमन हो गया, तो दो कॉमन है, MFS कोमा SFM। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F क्या आ जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप यहाँ को देखोगे F के अंदर भी कितने हैं, वो भी 2 ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालो पहले E इंटरसेक्शन F, तो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, विच इज इक्वल टू दिस इज व्हाट, ये हमारे पे कितना है 2 है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 है, तो 1/3 आ जाएगी। फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, ये भी हमारे पास में कितना है, ठीक है ना, ये भी हमारे पास में कितना है 2 है ना, 2/6, ये भी 1/3 आ जाएगी। तो जब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है 1/3 और 1/3, तो ये तो 1 आ गई है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी आ गई बच्चों आपके सामने 1 आ गई। ठीक है, 9th क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। तो चलिए अब हम चलते हैं 9th तक के, तो हमने कर लिए हैं क्वेश्चन, अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फटाफट से आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 की। थोड़ा फोकस कर दूं, कैमरे को स्टार बनाया और फोकस सेट कर लिया गया है। ठीक है, चलिए ओके। तो क्या कहा गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। तो उसने कहा है एक काले और एक लाल पासे को उछाला जाता है, मतलब सीधी सी बात बोल सकता था, बेवजह का ड्रामा किया काले और लाल की बात करके, वो कह सकते हैं दो पासों को उछाला गया है, काला हो पासा या लाल हो पासा, रिजल्ट तो सेम देगा। ठीक है ना, नंबर तो वो सेम ही देगा। सेम का मतलब क्या है कि वो रिजल्ट जो मिलेंगे वो नंबर ही आएगा कोई ना कोई ऊपर, 1 2 3 4 5 6 में से, चाहे काला पासा फेंको या लाल पासा फेंको। तो यहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है कि दो पासों को उछाला गया, ये लिखा जा सकता है, लेकिन चलो उन्होंने रंग की बात करी है। वैसे इसमें 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट है, तो पहला मैंने अभी लिखा है, दूसरा मैं भी कराऊंगा, क्योंकि मैं दूसरा यहां लिखता तो कंफ्यूजन बेवजह का बनता। पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से सुनो, पहले हम लोग बात करते हैं प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी अगर इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात करें। तो सैंपल स्पेस एस के अंदर कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे, कैसे कैसे लोग आएंगे, उस बारे में बात करते हैं। जब दो पासों को उछाला जाता है, एक पासे को उछालने के बारे में क्या बात है, जब मान के चलो ये तो हमारा ब्लैक डाइज है, ठीक है ना, दूसरा हमारा रेड है, क्या है बच्चों, रेड है, लाल। तो इससे पॉसिबल कितने रिजल्ट बनेंगे, 1, टोटल रिजल्ट कितने पॉसिबल बनेंगे 6, क्योंकि 6 नंबर आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड 6 भी, मतलब 6 रिजल्ट हम लोगों को मिल सकते हैं। 1 भी आ सकता है सर, 2 भी, 3 भी सर, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है सर, 6 भी आ सकता है। तो टोटल रिजल्ट कितने बने, 6 बने। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी 6 रिजल्ट बनेंगे, टोटल रिजल्ट बनेंगे आपके पास में। जब हम इसको और की बात कर रहे हैं, उसने कहा ना काले और लाल और सब दी हुआ है, यानी कि दोनों उछाले जाएंगे,
तो टोटल जो एलिमेंट्स बनेंगे 36 बनेंगे जो सैंपल स्पेस के अंदर होंगे। तो मैं उसको लिख सकता हूँ, 36 एलिमेंट्स को लिखना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लिखा जा सकता है कि जैसे जैसे पहले पासे पे 1 दूसरे पे भी 1 आ जाए, पहले यानी कि काले पासे पर 1 रेड पे 1 आ जाए, काले पे 1 दूसरे पे 2, है ना, या पहले मैं पहला दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, काला लाल के बारे में चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ। 1 पहले पे 1 दूसरे पे 3, 1 4 आ जाए, या फिर आपके पास में पहले पे 1 दूसरे पे 5 और 1 आपके पास में 6 आ जाए, ठीक है। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ये समझ रहे हो ना, 2 6, फिर बच्चों 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये तो रिजल्ट्स बनेंगे। तो बच्चों 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, फिर बच्चों बनेगा, फिर बनेगा आपके सामने 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, ठीक है। फिर आ सकता है सर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशंस आपको नहीं मिलने वाले हैं, ये आपके पास में आ जाएगा। तो यहां से आप देखोगे सर कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज व्हाट 36, कितने आ जाएंगे 36। अब आ जाओ नीचे, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। वो कह रहा है कि 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, यानी कि इवेंट ई क्या बनेगी जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। इवेंट ई जो है, इवेंट ई जो है वो है कि प्राप्त संख्याओं का योग, प्राप्त संख्याओं का योग। भाई इवेंट ई वही तो होती है जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है, तो ये ई बन गया, यहां से यहां तक की प्रायिकता, सॉरी घटना ई बन गई, इवेंट ई बन गई। प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक, 9 से अधिक, है ना, हो, तो ये घटना है। तो इवेंट ई के अंदर जो एलिमेंट्स बनेंगे अगर आप देखें तो इजीली 9 से अधिक योग किन किन का बनेगा। पहले वाला लाइन में जोड़ के देखो, क्या 9 से अधिक बन रहा है, नहीं बन रहा। दूसरे वाला लाइन में कहीं बन रहा है 9 से अधिक, नहीं बन रहा। तीसरी लाइन में कहीं बन रहा 9 से अधिक, नहीं बन रहा। 9 से अधिक, 9 या 9 से अधिक या 9 से अधिक, एक बार देख लेते हैं। 9 से अधिक, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा थोड़ा सा करेक्शन है, मैंने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। आप 9 होने की प्रायिकता कहा गया है, लेकिन आप यहां कर लेना 9 से अधिक होने की प्रायिकता, तभी आंसर आपका मिल पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, हाँ 9 से अधिक क्लियर है, 9 से अधिक, 9 से अधिक। तो 9 से अधिक का मतलब है 3 और 6 को आपस में जोड़ के 9 मिलता है, तो लेकिन 9 से अधिक चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा, फिर देखो नीचे इस वाली में आना शुरू हो जाएगा आपको। पहली एलिमेंट 4 6 आ जाएगा, 4,6, क्योंकि इनका योगफल 10 है जो कि 9 से अधिक है। फिर बच्चों नीचे आ जाओ, 5 1 5 2 5 3 5, ये 5 5 आ जाएगा क्योंकि इसका योग भी 10 है। और बच्चों 5 6 भी आ जाएगा, ठीक है, ये वाला भी आ जाएगा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बढ़ते रहो बढ़ते रहो, एक ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो मतलब कौन कौन सा 6 4 भी रहेगा, एंड बच्चों 6 5 भी रहेगा, एंड बच्चों 6,6 भी रहेगा। तो ये हमारी इवेंट ई बनेगी। और एफ क्या है, इवेंट एफ है यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर 5 प्रकट हो। काले पासे का मतलब क्या है, काले पासे का जो अंक है वो पहले वाला है या दूसरे वाला है, ये बताओ मुझे। काले पासे का अंक जो है वो पहले वाला होगा, यानी कि अगर कोई हमने नंबर उठाया 1,3, तो इसका मतलब ये रिजल्ट किसका है, ये काले पासे का है, ब्लैक वाले का है, और ये वाला रिजल्ट आपका रेड वाले का है। तो मतलब ये मान लीजिएगा काले पासे पर 5 का मतलब है कि पहले स्थान पर 5 हो, तो पहले स्थान पर 5 तो इसी इसमें बनेगा, ये तो बनेगी रो आपके पास में, ध्यान से देख लो। तो एफ जो बनेगा बच्चों, एफ जो बनेगा, मैं डायरेक्ट एफ लिख देता हूं, वो आ जाएगा सर 5,1 5,2 5,3
5,4, 5,5, 5,6। क्लियर हो गई आप लोगों को? तो यहां से सर आप इंटरसेक्शन निकालो, क्वेश्चन आप कर लोगे वैसे। अब इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन पार्ट देखो क्या है, एक तो ये है 5,5, दूसरा 5,6 है, और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं। तो अब हम लोग देखें अगर f के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन f कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं, 6 हैं सर। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन f कितना है बच्चों, 1 2 है। तो अब क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो हमें चाहिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालिए E इंटरसेक्शन f की, जो कि होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन f अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है आपको पता है, E 2/36 है ना, यानी कि 1/18 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ f, क्या आ जाएगा सर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन f अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन s। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन f कितना है आपका, 6 है, 6 अपॉन नंबर 36, इसको 2/36 ही रहने दो, ठीक है। तो हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E अपॉन f इज इक्वल टू फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f। तो 2/30 अपॉन 2/36 अपॉन 6/36। तो 36 से 36 सर 36 से 36 कट गया ना, 36 से 36 कट गया ना, तो 2/6 का मतलब सर आ जाएगा 1/3। तो ये आपकी फर्स्ट पार्ट के आंसर है। किसका आंसर है बच्चों, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आंसर आपने मैच कर लिया होगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3। सेकेंड इवेंट पे चलते हैं। अब हम किस पे चलते हैं, सेकेंड बी पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है। मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, और ये ई क्योंकि काम में रहेगा, सॉरी एस हमारा जो गातू रहेगा, हमारा नीचे की घटनाएं बदल जाएंगी, इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अरे यार चलो कोई नहीं। तो अब उसने क्या कहा है बच्चों, किताब उठा लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर बी में कहा गया है कि 500, ठीक है ना, 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता, 8 होने की प्रायिकता, ठीक है ना। 8 होने की प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। ये तो कहा है ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है, क्या ज्ञात है, अब f की बात कर रहे हैं, यह ज्ञात हो कि लाल यानी कि दूसरे पासे पर, लाल पासे पर प्रकट संख्या जो आएगा, नंबर जो संख्या आएगी, प्रकट संख्या आपकी कितनी हो बेटे, 4 से कम हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेंगे कि जो प्रायिकता में निकालनी वो ई बन जाएगी। तो 500 पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 8 होने की प्रायिकता, ये तो ई बन गया। और जो पहले से ज्ञात है लाल पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम, ये एफ बन गया। तो बच्चों पहले आप लोग ई लिखेंगे। तो हम लोग जब ई लिखेंगे बच्चों, तो ई के अंदर क्या है, ई के अंदर क्या है, 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की। अब इनमें से आप देखो कि 8, मैं लाइन रफ कर रहा हूं, यहां दिखा नहीं रहा हूं आपको, कि 8 किस किस का योगफल आएगा। पहले में तो कहीं 8 का 8 नहीं आएगा, एक ये नंबर आ जाएगा, देखो ध्यान से 2,6 आ जाएगा। नीचे आ जाओ, नीचे वाली में 3,5 आ जाएगा, 3,5 मतलब योगफल कितना होना चाहिए, 8। इस वाली में 4,4,
4,4 आ जाएगा, आगे नहीं आएगा। फिर यहाँ पे जो 5,3 5,3 आ जाएगा। फिर आपके पास में केवल नीचे का पोर्शन एक आएगा 6,2। क्लियर है आप लोगों को? तो एफ इवेंट के बारे में बात करते हैं। लाल मतलब दूसरा पासा, यानी कि दूसरे हिस्से पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। 4 से कम होने का मतलब कि 4 से कम होने का मतलब क्या है कि जैसे कि पहले पे तो 1 आ गया, दूसरे पे 1 आ जाएगा। पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3। 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 से कम चाहिए। फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। फिर 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। क्लियर हो गया आप लोगों को? दिस इज व्हाट, ये इवेंट एफ हो गई। उसने तो कहा था कि जो सेकंड हिस्से पर नंबर 4 से कम होगा तो यही रिजल्ट्स आएंगे। तो यहां पे तो आपको पता नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना है, 36 है। अब आ जाओ, सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट निकालिए सर। कॉमन पार्ट मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ एक तो ये और एक ये, क्योंकि लास्ट वाला नंबर 4 से कम होना चाहिए जब भी इसमें आएगा। ये 4,3 है, 5,3 ये वाला देखो यहाँ पर, और 6,2 ये वाला यहाँ पर। 2 एलिमेंट्स आएंगे केवल। कितने बच्चों? एक आ जाएगा हमारा 5,3 एंड 6,2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे बच्चों इसके अंदर? ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे बच्चों? 2 एलिमेंट हो जाएंगे। आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल number of element in E intersection F upon number of element in S, which is equal to 2/36। फिर आप लोग यहां पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन F कितना है बच्चों? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 36 18, ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालिए जरा, कितना बनेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। F में 18/36। तो हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ओवर एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये 2/36 बटे 18/36, 36 से 36 और 2 एकम 2, 2 निम 18, 1/9। कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी? 1/9। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चों? ठीक है ना, 1/9 प्रोबेबिलिटी। तो चलिए अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तब तक आप नोट कीजिए, मैं लिख लेता हूं एक बार, पूरा क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूं आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने लिखा है बेटे, बहुत सरल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है कि एक न्यायिक पासा, न्यायिक का मतलब है कि बायस नहीं होना चाहिए। देखो जब तक हमें कहा नहीं गया है कि कोई पासा जो है, यानी कि कोई डाइस जो है वो फेयर है या नहीं है, तो हम तो फेयर ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। अब तक किसी भी क्वेश्चन में ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब इसका अंग्रेजी मीनिंग जो है वह है फेयर। फेयर का मतलब पासे में कोई भी घपला नहीं होगा। मतलब घपले का मतलब है कि पासे में आपके पास में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। कभी कोई ऐसा पासा मिल जाए जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 के में कुछ गड़बड़ की गई है, या तो उसके 3 साइड में 6 6 लिख दिया गया है, तो फेयर थोड़ा ही रहेगा, तो उसमें 6 आने की जो संभावना है वो ज्यादा बन जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर फेयर है तो फेयर का मतलब है उसमें 6 नंबर जैसे होते हैं ऐसे ही लिखे हुए होंगे। तो हम तो मान के ये शब्द लिखो या ना लिखो, हम तो फेयर ही मान के चलेंगे। उसने कहा कि एक पासे को उछाला गया है, ठीक है, तो घटनाएं उसने दी हैं, ऑलरेडी दे दी, अपने आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि ई तो इवेंट ये है, एफ ये है और जी ये है। तो हमें कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी। कुछ क्वेश्चंस को आप अपने आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप ध्यान दो, सबसे पहले जब इसको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सैंपल स्पेस चेक करो कितनी होगी। जब भी
पासे को फेंका जाता है तो पॉसिबल रिजल्ट कितने आते हैं, कितनी संभावित परिणाम है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा। तो सैंपल स्पेस के अंदर जो रिजल्ट्स होंगे वो 6 होंगे। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 6 होगा, ये क्लियर है। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है ना, तो सबसे पहले आप देखो ई कितना दिया गया है, ई क्या है मेरे पास में 1 3 एंड 5, एफ जो दिया गया है बच्चों वो है 2 एंड 3, ठीक है। और जी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें केवल फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, अभी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसमें ई और एफ का ही जिक्र है, तो जी के बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे, इसको भी होल्ड पे रखो। तो आपको इस या इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ तो चाहिए ही चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ क्लियर दिख रहा है आपको, एक ही एलिमेंट है 3, तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो जाएंगे बच्चों, वो हो जाएगा आपके पास में 1। अब आप ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना है बच्चों 2 है। तो अब आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट निकालिए, सबसे पहले क्या निकालिए, फर्स्ट पार्ट निकालिए। फर्स्ट पार्ट का पहला पार्ट है कि प्रायिकता निकालनी है ई अपॉन एफ की। इसको ना किताब वाले ई देखो ई अपॉन एफ लिखा है, तो उसको मैं अगर ई फिर ये लाइन बनाकर एफ लिखो तो आप घबराना ना बिल्कुल भी, तो ये ई ओवर एफ ही है, ये भी सेम, ये दोनों बातें सेम है। तो हम लोग ये भी नोटेशन यूज कर सकते हैं कि पी ई और फिर एक लाइन बना दी फिर एफ लिख दिया, वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ठीक है। तो यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। क्लियर है बच्चों। तो यहां से आप देखोगे वैल्यूज रखनी है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन के अंदर 1 है, तो 1/6 अपॉन 2/6, क्योंकि आपको पता है एफ के अंदर कितने एलिमेंट्स है 2 है, तो यहां से देखोगे 1/2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो बेटे 1/2 आ गया। एक इन्होंने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ई, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऊपर वाली चीज तो सेम रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है ना। इसको आप खुद से ट्राई करना, इसमें कुछ नहीं है बाकी, ठीक है ना, इसको आप खुद से ट्राई करना क्योंकि आपको पता है क्या फॉर्मूला लगने वाला है, मन नहीं करता क्वेश्चन छोड़ने का यार। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, सब चीजें आपको पता है, इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे। तो मैं यहां लिख देता हूं ट्राई। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बात है बच्चों, हमें जी के बारे में बात हुई है। एस तो सबके लिए यही काम करेगा, एस तो सबके लिए यही काम करेगा क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ही है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, अगर हमें चाहिए कि पी ई जी हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ठीक है। इसके लिए मुझे सबसे पहले ई इंटरसेक्शन जी निकालना पड़ेगा। हमें पता है ई कितना है बच्चों, ध्यान से देखो, ई हमारे पास में है 1 3 5 है, एंड जी कितना है, जी हमारे पास में है 2 3 4 एंड 5 है। तो आप देखोगे सर इसका इंटरसेक्शन जो बनेगा वो बनेगा 3 5 3 एंड 5, तो 3,5। तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन जी जो है तो बच्चों को 2 रह जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा मजले वाला सेट वाला, ठीक है। और जी के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जी के अंदर आपको पता है 4 है। तो अब जब इसको निकालोगे, है ना, अब हम जब उसको निकालेंगे, किसको, इसको निकालेंगे हम लोग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ओवर जी कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, दैट इज इक्वल टू, चाहो तो आप इसको यहाँ से यहाँ काट भी सकते हो या नहीं, जब रखना चाहो रख लो। इसके अंदर कितना इंटरसेक्शन के अंदर 2/6 अपॉन 4/6, दैट इज इक्वल टू
1/2 ही आंसर आ जाएगा इसका भी। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 1/2 ही आंसर आ जाएगा। चेक करते रहें साथ साथ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का 1/2, सेकेंड पार्ट के फर्स्ट पार्ट का 1/2। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट, ये नहीं केवल G/E। तो G/E का मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास में? प्रोबेबिलिटी ऑफ GE। तो उसका फॉर्मूला बनेगा सर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो सर ध्यान से देखो, इसका तो वही है क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ G इंटरसेक्शन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, दैट इज इक्वल टू, भाई ये तो सेम रहेगा 2/6 अपॉन, इसके अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों? देखो 3 हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन E कितना बनेगा? वो है आपके पास में 3, तो यह आ जाएगा 3/6, 6 से 6 तो 2/3 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर होगी? उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, जो थर्ड पार्ट है। तो मैं सब रफ कर रहा हूँ, सिर्फ सैंपल स्पेस को छोड़ूंगा, बाकी सब रफ करता हूँ। चलिए अब देखो ध्यान से, थर्ड पार्ट के अंदर बच्चों क्या करना है मेरे को? थर्ड पार्ट के अंदर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F और G की निकालनी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से देखना इसको, थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। दिस इंटरसेक्शन ऑफ G, ये तो फॉर्मूला बनेगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G। क्लियर है? इसका मतलब मुझे सबसे पहले E इंटरसेक्शन F निकालना पड़ेगा, E इंटरसेक्शन F निकालना पड़ेगा, और वो कितना होगा? E इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा? इन दोनों में इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही एलिमेंट था 3। फिर मुझे E इंटरसेक्शन F का यूनियन जो है, ठीक है ना, सॉरी गलत कर दिया मैंने, पहले हमें इसका यूनियन निकालना होगा क्योंकि यूनियन चाहिए ना मेरे को। तो यूनियन के अंदर जब हम इसको दोनों को इकट्ठा करेंगे तो 1 2 कितना आ जाएगा? 1 2 3 और 5, ठीक है। फिर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, इस यूनियन का इंटरसेक्शन निकालेंगे G के साथ में। तो बच्चों इस सेट का और इस सेट का इंटरसेक्शन क्या रहेगा? यानी कि जो कॉमन है वो रहेगा 2 3 5, 2 3 5 कितना रहेगा? 2 3 5, 2, 3, 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E यूनियन F इंटरसेक्शन G कितने आ जाएगा हमारे पे? 3 आ जाएगा। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है आपको, किसकी निकालनी है बच्चों? ये वाली है ना, ये तो निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F G की निकालनी है, तो उसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन E यूनियन F इंटरसेक्शन G अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन G अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, ठीक है। तो बच्चों इन सबकी वैल्यू आपने निकाल ली है, 3/6 अपॉन, ये G में कितने हैं? 1 2 3 4, 4/6। सर 3/4 पहले का आंसर आ जाएगा, 3/4 पहले का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर मैनर से आपके लिए होमवर्क छोड़ा जा रहा है, ये वाला पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे अपने आप से। भाई कुछ तो अपने आप से करना सीखो, ये तो हल्के काम है, इसमें तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जल्दी से निपटाते हैं इस एक्सरसाइज को। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो, बहुत सरल। देखिए क्या कह रहा है, लैंग्वेज पढ़ते हैं। कह रहा है कि मान ले कि जन्म लेते समय बच्चे का लड़का या लड़की होना संभाव्य है, मतलब इक्वल चांस है। लड़का भी हो सकता है, लड़कियां भी हो सकती हैं, मतलब लड़की भी हो सकती है, दोनों के चांसेस इक्वल है। संभाव्य का मतलब इस शब्द का अर्थ है इक्वली लाइकली,
है ना, मतलब दोनों की संभावनाएं पूरी पूरी हैं। एक जितनी प्रायिकता लड़का होने की है उतनी प्रायिकता लड़की होने की है। तो ये बात कहना चाह रहा है इस शब्द से। कह रहा है किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, किसी परिवार के अंदर कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, सहप्रतिवर्ती प्रायिकता क्या होगी। तो इसका मतलब ये जो लड़की होने की प्रायिकता है, दिस इज व्हाट, ये इवेंट ई है, यानी कि जो हमें निकालना है सहप्रतिबंध प्रायिकता ई इवेंट ई अपॉन एफ देखना है अब क्या होगा। यदि यह दिया है तो 2 क्वेश्चन है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। सबसे छोटा बच्चा लड़की हो तो ये हमारा एफ बन जाएगा पहले क्वेश्चन में, और फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो न्यूनतम, है ना, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो तो ये बन जाएगा एफ दूसरे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले ये बात सुनो कि सैंपल स्पेस क्या बनेगी। तो मैं लिख लेता हूं, माना लड़के को बी तथा स्मॉल ले लें, बी तथा लड़की को जी से दर्शाया गया है। ठीक, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी भाई, देखो सैंपल स्पेस बनेगी भाई, घर में कितने बच्चे, 2 हैं, दोनों बच्चे लड़के भी हो सकते हैं, पहला लड़का दूसरी लड़की भी हो सकती है, या पहली लड़की दूसरा लड़का भी हो सकता है, या दोनों की दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं। ये पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, ये सैंपल स्पेस बन गया। तो इसके अंदर आप देख पाओगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो टोटल पॉसिबल कितने, 4 हो गए हमारे पास। अब फर्स्ट क्वेश्चन में ई को डिफाइन करते हैं, ई के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे। उसने कहा है कि ई तो सब में सेम रहेगी, है ना, सी तो सब में, कि लड़की होने की प्रायिकता, उसने कहा दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, यानी कि दोनों, पहला भी लड़की हो और दूसरी भी लड़की ही हो, इसकी प्रायिकता हमें फाइंड आउट करनी है। जबकि फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा एफ क्या बनेगा, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, यानी कि दूसरे नंबर का बच्चा लड़की हो, मतलब पहला बॉयज दूसरा गर्ल्स, है ना, या फिर दूसरा पहला भी गर्ल्स और दूसरा भी गर्ल्स। तो ये पॉसिबल कंडीशन आपकी बन जाएंगी 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं बच्चों। तो दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ एक है, एक एलिमेंट कॉमन है जी, जब दोनों लड़कियां रहेंगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो अब अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ओवर एफ कितना निकलेगा आपके पास में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहां से डायरेक्ट ही कर लो, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो बच्चों ध्यान से देखो कितना है, 1/4, क्योंकि एस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो अपॉन एफ के अंदर कितने एलिमेंट्स है बच्चों, 1 2, तो 2/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1/2। पहले का आंसर आ जाएगा आपका 1/2। क्लियर हो गया बच्चों। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे सब कुछ सेम रहेगा, नहीं एफ बदल जाएगा। सेकंड पार्ट में न्यूनतम एक लड़की हो, कम से कम एक लड़की हो, एक लड़की का ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकती हैं, तो यानी कि या तो पहला लड़का दूसरी लड़की, या पहली लड़की दूसरा लड़का, या दोनों लड़कियां हो जाए, ये पॉसिबल कंडीशंस बनेंगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ क्या बन जाएगा हमारे पास में, 3 बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें पता है ई हमने पहले से डिफाइन कर रखा है, ई तो हमारा ये है। तो इंटरसेक्शन अगर देखें, ई इंटरसेक्शन एफ, इस केस के अंदर देखेंगे हम लोग, तो सीधी बात है इसके अंदर और इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट कॉमन है, दोनों का लड़की होना। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रहा, क्या रहा, कि हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, है ना,
ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आ जाएगा हमारे पास में कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो हम लोग इसको देखें तो ये वैल्यू 1/4 और एफ के अंदर कितने हैं बच्चों 3/4, 4 से 4 कट गया तो 1/3। तो सेकंड पार्ट का आंसर बच्चों बनेगा 1/3। ठीक है, कितना बनेगा 1/3 आपके सामने। क्लियर हो गया 12वां क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए, मैं आपके सामने आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर के बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया, काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ, लेकिन आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है। क्या कह रहा है कि एक प्रशिक्षक, कोई एग्जामिनर है, ठीक है, के पास 500 सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न के 500 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं। फिर उसने कहा कि 200 सत्य सत्य प्रकार के कठिन प्रश्न हैं, यानी कि सत्य सत्य और सत्य सत्य वाले टोटल 500 और 200 700 प्रश्न है। ठीक है, फिर कह रहा 500 बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रकार के आसान प्रश्न हैं और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। ठीक है, तो यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न रैंडमली निकाला जाए या यादृच्छा निकाला जाए तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग सबसे पहले तो समझ लें कि इसके अंदर हमें निकालना क्या है। इसके अंदर हमें निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, क्योंकि दो बातें इसमें हुई हैं, प्रश्न आसान भी होना चाहिए और प्रश्न बहुविकल्पी होना चाहिए। तो सीधी बात तो यह है कि हम लोगों को दिख रहा है आसान होने की जो प्रायिकता है वो निकालनी, वो तो ई हो जाएगी, और वो प्रश्न बहुविकल्पी हो वो हमारा एफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। ठीक है ना, सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन कितने हैं। 500 सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न है जो कि आसान है, 200 सत्य असत्य क्वेश्चन जो कि हार्ड हैं। क्लियर है आप लोगों को। फिर 500 ही क्वेश्चन बच्चों ऐसे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि आसान है, और 400 क्वेश्चन हैं हमारे पास में जो कि हार्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 1600। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए बच्चों 1600 है, 1400 हुए 1600। यहां पर एक बार चेक कर लेता हूं मैंने कुछ गलती कर दी लिखते हुए। क्या 300 शुरुआत वाले कितने हैं ये बच्चों 300 हैं, तो यहाँ पे हम लोग 300 कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएंगे 500। हाँ, अब हुए 1400। कितने क्वेश्चंस टोटल, ये टोटल मिलाकर के सभी प्रकार के क्वेश्चन 1400। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हमारे पास हो जाएंगे 1600। अब इवेंट ई को देखो क्या होगा। इवेंट ई होगी प्रश्न का आसान होना, तो इवेंट ई है। तो अब एक बात सुनो मेरी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट ई में कितने होंगे। अब ये बताओ आसान प्रश्न कितने हैं, टोटल आसान प्रश्न कितने हैं हमारे पे। आसान प्रश्न देखो 200 आसान प्रश्न नहीं, 300 आसान प्रश्न तो ये हैं। इस बात को छोड़ो कि वो कैसे हैं, सत्य सत्य या एमसीक्यू हैं। 300 तो ये हो गए आसान प्रश्न, 300 तो आसान प्रश्न हो गए प्लस। ठीक है ना, 300 तो क्या हो गए बेटे आसान प्रश्न। फिर नीचे देखो 500 आसान प्रश्न ये हो गए, तो टोटल आसान प्रश्न कितने हो गए बेटे 800 आसान प्रश्न हो गए। कितने हो गए 800 हो गए हमारे आसान प्रश्न। एफ जो इवेंट है वो क्या है, प्रश्न का बहुविकल्पीय होना है ना, प्रश्न का बहुविकल्पीय है ना, विकल्पीय, या शॉर्टकट में जो क्वेश्चन का एमसीक्यू है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना। क्लियर है आप लोगों को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने होंगे। हाँ मुझे बताओ टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप 500 आसान है, लेकिन आप आगे चलोगे 400 कठिन भी हैं, है ना, 400 कठिन भी हैं, 500 आसान भी हैं। तो दिस इज 900 हमारे पास बहुविकल्पीय सवाल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है।
अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं चाहता हूं E इंटरसेक्शन F, तो थोड़ा फील करो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F कितने होंगे। देखो ध्यान से सुनो, इस E के अंदर और इसके F के अंदर क्या कॉमन चीज है। देखो ये हमारे पास में क्या है, जानते हो ये क्या है, ये आसान प्रश्न है ट्रू फॉल्स वाले, और ये आपके पास में आसान प्रश्न है MCQ। क्लियर है। F इवेंट के अंदर ये है 500 है MCQ, और बच्चों ये वाले 400 क्या है हमारे पास में हार्ड MCQ, टोटल MCQ। अब इन दोनों में जो इंटरसेक्शन बन रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो 500 MCQ क्वेश्चंस की है। देखो ये वाली चीज क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F हमारे पास में ये आ गया। अब अच्छा प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। तो बच्चों हमारे पास में आ जाएगा 500 बटे S में कितने टोटल थे 1400, तो ये 5 बटे 14 आपके पास में आ जाएगी। अब चूंकि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ F भी चाहिएगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस F। तो F के अंदर कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है 900, और S कितना है टोटल 1400, तो यहां पे आ जाएगा 9 बटे 14। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E ओवर F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अभी हम निकाल चुके हैं 5 बटे 14 अपॉन 9 बटे 14, ये कटा तो 5 बटे 9 टोटल आंसर इसका बन जाएगा। क्लियर है आप लोगों को कितना आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है 5 बटे 9। चलिए अब थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को लिखने में समय लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है बस ज़्यादा। चलिए बात करते हैं 14 की। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं 14 क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या कहा गया है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये भी। कहा गया है कि हमारे पास 2 फांसों को फेंका गया है, ठीक है ना, 2 फांसों को दिया है कि ये दिया है कि 2 फांसों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो सीधी बात है दिया है तो ये F हो जाएगी। दोनों संख्याओं का योग 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो ये आपका E हो जाएगा। तो पहले तो आप देखो जब 2 फांसों को फेंकने वाले सवाल हमने पीछे भी किए हैं, तो जो S बनेगा, S के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, टोटल 2 फांसों को फेंकने के 36 आएंगे आपके पास, 36 रिजल्ट आएंगे। इस तरीके से 36 रिजल्ट आएंगे। अगर आप लिखना चाहोगे लिख सकते हो, जैसे किस तरीके से भैया कि 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ठीक है ना, और 1,5 और 1,6, ठीक है। फिर से 2,1, 2,2, 2,3 डॉट 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 डॉट, फिर ऐसे डॉट 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 नीचे की तरफ है 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। तो ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा, लिख लेना, क्योंकि पीछे भी क्वेश्चंस में मैंने लिखा है। और यहां से आप देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज व्हाट, वो 36 आ जाएंगे। अब इवेंट E की बात करो पहले। इवेंट E क्या है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। दोनों संख्याओं का योग अगर 4 होगा तो क्या क्या नंबर मिलेंगे, जैसे 1,3 मिल जाए, ठीक है ना, 1,3 मिल जाए, जैसे ये आ गया हमारे पास में। फिर आपके पास में 2,2 मिल जाए, है ना, 2,2 मिल जाए, या फिर आपको क्या मिल जाए बच्चों, आगे आ जाओ, 3,1 आ जाए इस वाले में। फिर आपके में 4 में वाले में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 4, कुछ भी आएगा ज़्यादा हो जाएगा, और नहीं बनेंगे। जस्ट 3 एलिमेंट्स ये बनेंगे आपके पास, जिनका योगफल कितना हो 4 हो जाए। इनका योगफल बच्चों कितना हो जाए 4 हो जाए, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। इवेंट E जो बनेगी आपके पास में, है ना, इवेंट E जो बनेगा आपके पास में कितना बनेगा, केवल उसने क्या कहा है, संख्याओं का योगफल कितना आ जाए हमारे पास में 4 आ जाए, ठीक है। तो हमने 4 आने वाली इवेंट E बना ली है, ठीक है। इवेंट F क्या कह रहा है, इवेंट F क्या कह रहा है, F कह रहा है
कि सर 500 को फेंकने से जो नंबर्स आएंगे वो अलग अलग होंगे। अलग अलग का मतलब उसमें 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, ऐसे यहाँ 3 3 आएगा कहीं करके, वो नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 5 5 नहीं आएगा, 6 6 नहीं आएगा। तो यानी कि 36 में से ऐसे कितने कॉम्बिनेशन घटाने पड़ जाएंगे हमें? 6 कॉम्बिनेशन। तो आपके पास में मिले कौन कौन? जैसे 1 2 मिल जाएगा, 1 3 मिल जाएगा, है ना, 1 4 1 5 1 6 मिल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास में 2 1 तो मिलेगा, लेकिन 2 2 नहीं मिलेगा क्योंकि सेम नहीं आना चाहिए ना, भिन्न भिन्न होने चाहिए। फिर 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, ऐसे 2 5 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे कितने बनेंगे भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ टोटल कितने बन जाएंगे बेटे? 36 30 बन जाएंगे, क्योंकि 6 हमें माइनस करने पड़ेंगे। इसको आप लिख लेना, देख लेना, लिख करके आपकी थोड़ी बुद्धि और खुल जाएगी। लेकिन ई इंटरसेक्शन एफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो बच्चों कितना बनेगा? ई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ई के अंदर हमारे पास में ये एलिमेंट्स हैं, तो ये तो कभी इसमें होगा ही नहीं भाई, 2 2 तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ई के अंदर एफ के अंदर कौन से हैं कि संख्याएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास में ई इंटरसेक्शन एफ जो बनेगा केवल 2 एलिमेंट्स का बनेगा, कि 1 3 आ जाए या फिर 3 1 आ जाए। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ जो बनेगा बच्चों वो बन जाएगा 2। क्लियर है? अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ निकालनी है, तो निकालोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो बच्चों इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इंटरसेक्शन के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? 2/36 अपॉन इसके एफ में कितने हैं? एफ के अंदर कितने? 30 अपॉन 36, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2/30, मतलब 1/15। ठीक है ना? तो इस घटना की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी? 1/15। क्लियर है? आप आंसर चेक कर सकते हैं, देख लो जरा पीछे। तो कितनी आएगी हमारे पास में? 1/15। ठीक है ना? क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर है। तो अब हम चलते हैं बेटे 15 क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चन में एक बार और दिमाग लगाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है कुछ एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल कराया था आप लोगों को लास्ट एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन के अंदर, याद है आपको? 7th, ये उसी के परिवार से है। तो देखो क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बहुत। तो उसने कहा है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल तो है ही, लॉजिकल है। कह रहा है एक पासे को फेंकने से परीक्षण पर विचार कीजिए। ठीक है, एक पासा फेंकना है मेरे को, एक डाइस फेंकना। ये मेरा डाइस है, ध्यान से देखना, इसको मैं फेंक रहा हूँ। जब इसको फेंकूंगा तो कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे। क्या मिलेंगे बच्चों? कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे। और वो रिजल्ट क्या क्या हैं, किस तरीके से होंगे? इनसे फेंकने से रिजल्ट मिलते हैं मुझे क्या क्या, मैं बता देता हूँ। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। ये 6 रिजल्ट पॉसिबल हैं जब हम एक पासे को फेंकते हैं। अब वो कह रहे हैं यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज हो, मतलब जैसे ही मैंने इसको फेंका, अगर आपके पास में 3 का गुणज मतलब या तो 3 आ जाए, या फिर आपके पास में बच्चों 3 का गुणज होगा 6 आ जाए। 3 का मल्टीपल 3 और 6 ही तो होगा, ये आ जाए। तो उसने कहा है तो पासे को दोबारा से फिर फेंकना है आपको। ठीक है ना? फिर किसको फेंकना है? इसी को फेंकना है। फिर दोबारा से फेंकेंगे तो इस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 6 रिजल्ट्स और मिल जाएंगे। अगर आप ध्यान दोगे कितने रिजल्ट मिल जाएंगे बच्चों? 6, कि या तो फिर 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 4 गिरेगा, 5 गिरेगा, या 6 गिरेगा। सीधी सी बात है। और अगर आपको मिलता है 6 जब हमने पहली बार भी पासा फेंका, तब भी दोबारा फिर पासा ही फेंकना है हम लोगों को, तो फिर भी हमारे पास कितने रिजल्ट मिलेंगे बच्चों? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा बच्चों, या फिर 5 आ जाएगा, और ये आपके पास में 6 आ जाएगा। ये पॉसिबल रिजल्ट्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और नंबर आता है, इसके अलावा कोई और नंबर आता है, ठीक है ना, इसके अलावा कोई और नंबर क्या आएगा? या तो 1 आएगा, ठीक है ना,
जब हम फेंकते हैं इसको तो हमारे पास 4 रिजल्ट और पॉसिबल है। या तो 1 आएगा, थोड़ा सा मैं डायग्राम को, इस ट्री डायग्राम को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जाए। ट्री डायग्राम से बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। जब हम पासे को फेंकेंगे 3 और 6 आए तो फिर हम पासा पुनः फेंकेंगे, ये रिजल्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं आते तो 4 रिजल्ट और भी तो हैं कि या तो बच्चों 1 आएगा या 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर आपका 3 नहीं आएगा, 4 आएगा या फिर आपका 5 आएगा, ये रिजल्ट आएंगे। और ऐसा आते ही हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कोई अन्य संख्या प्रकट होने पर सिक्के को फेंकना है फिर। और सिक्के को फेंकने के बाद में क्या स्थिति बनती है, 2 रिजल्ट बनते हैं। जब 1 आएगा तब भी सिक्का फेंका जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास में या तो हेड आएगा या फिर बच्चों टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इस केस में भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इस केस में भी या तो हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से हम लोग इसके सैंपल स्पेस के बारे में जानकारी ले लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो पॉसिबल रिजल्ट क्या बनेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं। पॉसिबल रिजल्ट बनेंगे या तो बनेगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। फिर इसके भी रिजल्ट्स बनेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ये रिजल्ट बनेंगे। और 6 6 भी बन सकता है, इसको h को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, यहां से आपका 6,6 भी बन सकता है। फिर अगर अलग अंक आता है तो ये रिजल्ट बनेंगे। 1 आया तो हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है और 1 टेल भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है और 2 टेल भी आ सकता है। तो 4 हेड भी आ सकता है बच्चों और 4 टेल भी आ सकता है। इसको थोड़ा आप अच्छे से बनाना, यहां पे थोड़ा सा होच पोच हो गया लेकिन मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। 5 हेड भी आ सकता है बच्चों और 5 टेल भी आ सकता है। तो ये जो एलिमेंट मैंने लिखे हैं, ये वाले सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स, ये इसकी सैंपल स्पेस के एलिमेंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने एलिमेंट्स बनेंगे बच्चों, सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, 20 एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब उसके बारे में बाद में बात करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 20 एलिमेंट्स हैं। अब पहले इवेंट ई को देखो आप क्या होगा। इवेंट ई क्या है, इवेंट ई क्या है, उसने कहा है एक सिक्के के उछाले जाने पर न्यूनतम पासे की संख्या 3 प्राप्त होना दिया गया है। ये तो एफ हो गया, यहां से यहां तक का तो इवेंट एफ है। सिक्के पर टी प्रकट होने की प्रायिकता, यानी कि टेल पट प्रकट होने की प्रायिकता। तो सिक्के पर पट यानी कि टेल प्रकट होना, ये हमारी होगी ई। और टेल प्रकट होने का मतलब ई की जो आपके पास में कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे बच्चों, ई के आपके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे हमारे पास में, ध्यान से देखो, जिसमें टेल होगा 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स। तो लिख दो जरा जहां जहां है, तो कहां कहां है बच्चों, 1 टी आ जाए या फिर 2 टी आ जाए या फिर आपका 4 टी आ जाए और या फिर बच्चों 5 टी आ जाए, ये हमारा बनेगा। इवेंट एफ क्या बनेगी, इवेंट एफ जो है, इवेंट एफ है कि अगर उसने कहा है कि एक सिक्के को उछालने पर न्यूनतम कम से कम एक बार तो 3 आए ही आए, कम से कम एक बार तो 3 आए ही आए। तो 3 आने वाले जितने भी रिजल्ट हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, और तो कहीं नहीं है, तो ये वाले आपके एफ में आ जाएंगे। तो 3,1 एंड 3,2 3,3 एंड
3,4, 3,5, 3,6 ये आपका आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे को E ओवर F, ये तो निकालनी है, तो उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालना पड़ेगा। अब पहले मुझे इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा, पहले मुझे इन दोनों घटनाओं में इंटरसेक्शन देखना होगा, E इंटरसेक्शन मुझे F देखना होगा। और अब अगर आप ध्यान से देखो दोनों ही इवेंट्स के अंदर, दोनों ही इवेंट के अंदर बच्चों, दोनों ही इवेंट के अंदर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, दिस इज 5, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, दिस इज 5, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर हम देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो व्हाट वी गेट, 5 के अंदर कितने एलिमेंट, 0 अपॉन S, S के अंदर 20, 0.20 ही हो जाएगा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। नंबर ऑफ एलिमेंट F में कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। कितने हैं बच्चों, 6 नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन एक एलिमेंट और आएगा ना। देखो उसने कहा कि 3 प्रकट होना है, तो 3 वाला एक एलिमेंट ये भी तो है, तो उसको हमने छोड़ दिया है यहाँ पर, इसको इंक्लूड कर लो कि 6,3 वाला भी तो कॉम्बिनेशन बनेगा ना ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन F जो है वो आपके 7 हो जाएंगे, 7/20, दैट इज 7/20। तो अब निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी EF, तो नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो बेटे ये तो आपने निकाल ली, 0 अपॉन कुछ भी आएगा, 7/20, तो 0 ही आएगा मेरे हिसाब से, तो आंसर 0 है। आप लोग एक बार चेक कर लें, हाँ 0 ही है भाई। इज दैट क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको जरा नोट कर लें, और ट्री डायग्राम के बाद आप लोग इसको समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में कुछ 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं और उनके बाद कुछ नहीं है, फिर ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो गई। बड़ी अच्छी लंबी, क्योंकि देखो क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, बस अंतर इतना आ रहा है बेटे राइटिंग करने में, लिखने में मेरे को समय लग रहा है, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है लिखने में, और लिखने का तो काम ही है, अच्छे से लिखोगे तभी आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो बच्चों अब हम किताब उठा ले रहे हैं, सोल्व ए क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है कि यदि हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A जो है वो 1/2 है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B जो है वो 0 है, तब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। तो सीधी सीधी बात है, आप फॉर्मूला लगाएं, ज़्यादा दिमाग मत लगाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, चूंकि ये 0 दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B चाहे कुछ भी हो, लेकिन नीचे 0 तो इनफाइनाइट, अपरिभाषित, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा बच्चों। 17 क्वेश्चन में आ जाओ। वो कह रहा है A और B 2 घटनाएं इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A B जो है वो बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ B A के, ठीक है ना, जहां पर ये 0 के बराबर नहीं है, उसने ये भी बात कही है। तो हमें इसमें से कौन सा विकल्प सही लगेगा, इसका फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A और प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ध्यान से सुनो, क्योंकि A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, तो ये आप चाहो तो कैंसिल आउट करा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो आप चेक कर लो कौन सा विकल्प इसमें सही है। आई थिंक द डी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है ना, डी पार्ट इज करेक्ट। कहाँ गया है भैया आंसर सीट, हाँ। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी बेटे, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, लंबे लंबे क्वेश्चंस थे, लेकिन सारे ही लॉजिकल क्वेश्चन थे, दिमाग को हिलाने वाले क्वेश्चन थे, तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। प्रैक्टिस क्या, इसको करना इसलिए भी अच्छा है कि आपका दिमाग थोड़ा ठीक ठाक चलने लगेगा, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको अपने आप से ही आ जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा समय दे करके बहुत जल्दबाजी में काम नहीं करना है, इसमें थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, तब आपके 8 नंबर यहाँ से पक्के होंगे। अभी 2 एक्सरसाइज और बचती हैं हमारी, वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आएंगी, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।